हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत स्टे इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत हूँ। हमारा जो टॉपिक चला था गांधी युग, वो उस टॉपिक की सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। इस टॉपिक में मैंने गांधी युग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योजना, आंदोलन और गोलमेज सम्मेलनों को लिया है, और इस वीडियो में मैंने 100+ से ज़्यादा क्वेश्चनों को लिया है। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान समझिए, और जो भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, चाहे तो आप मुझे कॉल करके पर्सनली मिल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखते समय, क्वेश्चनों को सुनते समय, और मैं जो आपको अलग से क्वेश्चन बताऊंगा जिस वीडियो संबंधित, उन क्वेश्चनों को सुनना, समझना, और जो भी डाउट लगे तो उस क्वेश्चनों को आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, सर ये किस क्लास के लिए या किसके लिए, तो सभी के लिए सब्जेक्ट के। कोई अगर हाई स्कूल का बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए भी है, इंटर का बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए भी है, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, सबके लिए। तो ऐसी वीडियो है जिसमें मैं हर टॉपिक को लेता हूँ, छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। तो इसीलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो हम शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरुद्ध विद्रोह करने पर भारतीयों को किसने संविधान बनाने की चुनौती दी? भारत सचिव लॉर्ड बर्नहेड हेड ने दी थी। अब आपसे पूछता है, लॉर्ड बर्नहेड हेड ने भारतीयों को संविधान बनाकर दिखाने की चुनौती कब दी थी कि अपना संविधान बना कर दिखाइए? तो ये अलग से क्वेश्चन पूछता है, डेट पूछता है 24 नवंबर 1927 ईस्वी को। कब? 24 नवंबर 1927 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड बर्नहेड हेड ने चुनौती दी थी। तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लॉर्ड बर्नहेड हेड की चुनौती का जवाब देने हेतु 28 फरवरी 1928 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? M.A. अंसारी की अध्यक्षता में किया गया बात। अब दूसरा क्वेश्चन था है कि ये जो अधिवेशन है, ये आयोजन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ। आपका ये दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें कुल कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो कुल 29 राजनीतिक दलों ने इसमें भाग लिया था। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू, जो नेहरू के अध्यक्ष बने थे बाद में इन्होंने, और तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया। जैसे हम कहते हैं संविधान का प्रारूप किसने किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तैयार किया था। इस प्रकार आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेहरू समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो नेहरू समिति में अध्यक्ष समेत 10 सदस्य थे। अब आपको बताऊँ, 11 मई 1928 ईस्वी को मुंबई के दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्य समिति गठन किया गया। अब आपको सदस्यों के नाम जानने हैं और लिख लीजिए आप लोग पे। तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से थे, N.M. जोशी लेबर पार्टी से थे, 2 गए। M.S. अरे हिंदू महासभा से थे, तीसरे। अली इमाम मुस्लिम लीग से थे। शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग से थे। मंगल सिंह सिख थे। G.B. प्रधान गैर ब्राह्मण थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सदस्य थे। अब आपको ये पता चल गया। अब इसमें से पूछता है आपको कि इनमें से किस व्यक्ति ने होते हुए भी इसका सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, इसलिए कमेटी में संबंधित थे, क्योंकि वह इस कमेटी के सचिव थे। कौन थे? सचिव या सेक्रेटरी थे। अब आपको एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, समझिए। किस व्यक्ति ने अपना नाम बाद में वापस ले लिया था? जैसे M.R. जयकर ने हिंदू समाज से संबंधित थे, तो अपना नाम वापस ले लिया। तो एक बात क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति ने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप समझना। किस किस व्यक्ति ने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो किस व्यक्ति ने नहीं किए थे? M.R. जयकर और N.M. जोशी नामक 2 व्यक्तियों ने नेहरू रिपोर्ट पर साइन नहीं किए थे। तो 10 व्यक्तियों के आपको नाम याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, N.M. जोशी, M.R. अरे, अली इमाम, शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, G.B. प्रधान, सुभाष चंद्र बोस, M. जयकर, ये लोग थे इसके सदस्य। और इन सदस्यों ने एक समिति बनाई। लेकिन आपको मानो सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो जिन्ना रिपोर्ट आई थी, इसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित में नहीं आ पाई, इसलिए ये रिपोर्ट संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए,
मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सामने जो 4 मांग रखी थी, वे मांगें कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार की गई थी? तो किस अधिवेशन में? 1927 के अधिवेशन में। आपसे पूछेगा 1927 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है मद्रास का अधिवेशन 1927 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? M.A. अंसारी की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस द्वारा जो मांगें स्वीकार की गई थी, किसकी? मुस्लिम की जो मांगें स्वीकार की गई थी, इन मांगों के प्रस्ताव को किस नाम से जाना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मुस्लिम की जो मांगे थे उस प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता या दिल्ली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता सकते हैं। दूसरा, अब ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, तो इन रिपोर्टों का विरोध में सांप्रदायिक संबंधित जो थी पंजाब और बंगाल के सांप्रदायिक मामलों के विरोध में हिंदू सभा ने इसका विरोध किया। हिंदू सभा के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। कौन सा प्रस्ताव? जो मुस्लिम लीग ने जो 4 मांगें दी थी, उन 4 मांगों को अगर कांग्रेस मान लेती या हिंदू महासभा और भी लोग इसका विरोध नहीं करते तो शायद जो नेहरू रिपोर्ट है प्रकाशित में आ जाती। लेकिन जब इनको विरोध किया गया तो ये रिपोर्ट प्रस्तावित नहीं हो पाई। इसके बाद भी और संशोधन होगा, मैं आपको बताऊँगा। अब ये कौन कौन सी रिपोर्ट है आप देखिए, 4 रिपोर्ट कौन कौन सी हैं। देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति व संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपना जाए। ठीक है, जिसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की जाएं। एक बात। दूसरी, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए एक तय स्थान हो। दूसरी, पंजाब व बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित हो। तीसरी बात। चौथी, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत नामक 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन हो। अब देखिए, इसमें पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या का अनुपात मुसलमानों के स्थान आरक्षित, इसी मामले पर, इसी बिंदु को लेकर हिंदू महासभा के जो नेता थे, जैसे मदन मोहन मालवीय और भी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। किसका? मुस्लिम लीग की रिपोर्ट का विरोध किया। इसका विरोध करने के बाद क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव, ऐसा मसला निकाला, मतलब बीच का रास्ता निकाला, जिसके बाद जिन्ना 3 रिपोर्ट देगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, आगे देखना समझना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो कब प्रस्तुत की थी? आपको पता होना चाहिए, 10 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत की या प्रकाशित की। ये डेट आप ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेहरू रिपोर्ट को 28 अगस्त 1928 ईस्वी के किस सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया? लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में से स्वीकार किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। M.A. अंसारी ने अध्यक्षता की थी। किसके? सर्वदलीय सम्मेलन की, जो लखनऊ में हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, नेहरू रिपोर्ट पर किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे? मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन इसको मैं दोबारा बताया तो यहीं पर था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ओरिजिनल थी तो वो मैंने वहाँ बता दिया, लेकिन आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। तो किसने? N.M. जोशी और M.R. जयकर ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। कोई डाउट? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेहरू रिपोर्ट क्या थी वो देखिए। अब देखिए, नेहरू रिपोर्ट को देख लिए। भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिले। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन नहीं होगा, केंद्र में द्वैध शासन होगा। गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा, जैसे राष्ट्रपति होता है, जैसे ब्रिटेन की महारानी, जिसकी शक्तियाँ ब्रिटिश शाही ताज के समान होंगी। तीसरी बात, भारत एक संघ होगा जिसके अधीन केंद्र में द्वैध शासन विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल इस सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। चौथी बात, भाषाई आधार पर प्रांतों गठन की सिफारिश की गई, जैसे तमिल, तेलुगु, जिससे जहाँ पर भाषा है उसके हिसाब के आधार पर प्रांतों गठन किया है। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। वेरी वेरी बहुत बड़ी बात है कि 19 मौलिक अधिकारों की बात की गई। सिंध को बम्बई प्रांत से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की सिफारिश की गई। सिंध में सिंध भाषा बोली जाती है। तो 8वीं बात, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए जिसके अधिकार संसद द्वारा निर्धारित हों। ठीक है। 9वीं बात, देशी रियासतों के नरेशों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया जाए, जैसे राजस्थान कोई भी राजा हो उसके अधिकारों का आश्वासन दिया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होगी। 10वीं बात, सार्वजनिक मतदान 21 वर्ष की अवस्था में किया जाए, वोट डाले 21 वर्ष हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कांग्रेस किस अधिवेशन में जिन्ना ने मुस्लिम की तरफ से 3 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए? मैं बताता, 4 को प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था, उसने 3 प्रस्ताव पेश किए। कब? दिसंबर 1928 के अधिवेशन में। अब यह अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
एम अंसारी ने, आप कहो सर बार बार एक क्वेश्चन आता है एम अंसारी, हाँ समय अध्यक्ष थे तो उस समय कर रहे थे कि मैं हुआ था। सांप्रदायिक मुद्दे पर जिन्ना के प्रस्ताव को सर्वदलीय सम्मेलन में ठुकरा दिया गया। जैसे जिन्ना ने जो अपनी 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें 4 प्रस्तुत की थी, फिर 3 की थी, उसके संशोधन के बाद भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब ये देखिए 4 रिपोर्ट कौन से 3 संशोधन वाली रिपोर्ट थी। देखिए, केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हो केंद्र में, ठीक है। तो वैश्य मताधिकार लागू होने तक पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों की सीट आरक्षित। पहले भी ये मुद्दा था, दूसरा भी। अब शक्तियाँ प्रांतों को दिया है, केंद्र ना होगा प्रांतों को दिया, इसलिए इस बात को ठुकरा दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक राज्य की मांग किसने की? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आए दिन आते रहते हैं एग्जामों में। तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर ने प्रथम औपनिवेशिक राज्य की मांग की थी, कोई डाउट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु 1928 ईस्वी में किस लीग की स्थापना की? किस लीग की स्थापना? ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके विरोध में? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई। अब किसने की थी? ये भी आपको सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन हो गया यहाँ से किसे। अब आपसे पूछ सकता है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष कौन थे? एस श्रीनिवास आयंकर इस ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये किसके विरोध में आई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इसका गठन किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दिल्ली में 1928 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कांग्रेस का साथ कोई सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया? आगा खां की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया? मार्च 1929 में। अब जिन्ना की 14 सूत्री जो मांग थी या फॉर्मूला था, उसको देख लिया और नोट कर लेना ध्यान से। अब देखिए, भारत संवैधानिक परिसंचालनात्मक हो तथा अभिशक्तियाँ प्रांतों को दी जाएं। पहली बात हुई, सभी प्रांतों को एक समान स्वायत्तता हो, सभी विधानमंडलों तथा निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 से कम ना हो। ये वही वाली बातें जो पहले छोड़ी थी, अब ज़्यादा बढ़ा दी। सांप्रदायिक समूह में प्रतिनिधि हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था बनी रहे। उत्तर पश्चिम प्रांत तथा बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार हो। राज्यों की सभी सेवा तथा स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित हो। मुस्लिम संस्कृति, धर्म तथा व्यक्तिगत कानून को सुरक्षा दी जाए। केंद्रीय तथा प्रांतीय मंडलों में मुसलमानों को कम से कम 1/3 स्थान मिले। किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों के विरोध करने पर विधानमंडल अथवा स्थानीय निकायों में कोई विधेयक प्रस्ताव न हो। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय परिषद की इकाई राज्यों की सहमति के बिना संविधान में संशोधन ना की जाए। तो इस प्रकार नेहरू की 14 सूत्री मांग थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इन्हें लिख लेना ध्यान से। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया। प्रमुख नेता जो बड़े नेताओं ने बुलाया, इस में एक घोषणा जारी की। इस घोषणा पत्र को क्या कहता है? दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है कि उसको लॉर्ड इरविन को समझौता घोषणा दी और लॉर्ड इरविन ने इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया। कब दी? 2 नवंबर 1929 को। डेट याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? गांधी जी को चुना गया। लेकिन गांधी जी ने अपने स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त बनाया या किसको नियुक्त किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। ये आपको सबको पता होना चाहिए। इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था, आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता। लक्ष्य हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। ये किसने कहा था? नेहरू ने। नेहरू को जब क्योंकि उस समय महात्मा गांधी की जो इमेज थी वो थोड़ी कम हो गई थी, तो महात्मा गांधी का स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि उस समय एक अल्लाह सा मच गया था। सुभाष चंद्र, आपने देखा हुआ कि भगत सिंह के जो लाहौर कांड हुआ था उसके भी समय की बात है। तो इसलिए उन्होंने किसको बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। पहली बार बने थे जवाहरलाल नेहरू, उससे पहले नहीं बनी। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 को। अब देखिए 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। इसलिए 26 जनवरी 1930 भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है। आपको मालूम है हम 15 अगस्त मनाते हैं देश आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले भी हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। कब? 26 जनवरी 1930 को। इसी दिन को यादगार दिवस बनाने के लिए संविधान दिवस इसी दिन मनाते हैं। संविधान को इसी दिन लागू किया गया, बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। इसी समय नेहरू जी ने कहा था मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ। कैसे? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, ये आपसे पूछता है किसने कहा था मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ? किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय कांग्रेस की कार्यकारिणी की किस बैठक में लिया गया? जेट याद है ना, 2 जनवरी 1930 को। मैंने बोला था इसलिए कि मैंने लिखवा दिया है, आप देख लेना, इसको नोट कर लेना। 2 जनवरी 1930 को लिया गया। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी द्वारा ज्ञात सूत्र मांग भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सम्मुख रखी गई। अब कब रखी गई? 31 जनवरी 1930 को रखी गई। ठीक है, डेट है 31 जनवरी 1900 को। अब गांधी जी ने अपनी जो ज्ञात सूत्र मांग है कहाँ किसके माध्यम से रखी थी? किस समाचार पत्र के? तो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम से रखी थी। और गांधी जी की ज्ञात सूत्री मांगों को आपको नोट करना है और देखना है और देखिए अब समझना। पहली, सिविल सेवा तथा सेना के व्यय में 50% तक की कमी की जाए। एक बात, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया। राजनीतिक भगत सिंह का इसमें नाम नहीं लिया गया, इसलिए राजनीतिक भगत सिंह को छोड़ा नहीं गया था। तीसरी बात, राजस्व में 50% की कटौती करना। चौथी, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। पाँचवीं, CID विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो और उसे ख़त्म कर दिया जाए, या तो उसे ख़त्म कर दिया जाए। छठी, सशस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। ये 6 बात हो गई, इनको भी नोट करते आइए। डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। रुपये स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे करना। कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म किया जाए। यहीं से शुरुआत होती है नमक सत्याग्रह। आप लोग मालूम है जब कानून करते हैं 12 मार्च 1930 को होता है। तो ये गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, इनको याद कर लिए, लिख लीजिए नोट करके, और कोई डाउट हो मुझे पूछ लिए। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए गांधी जी की मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय कब और कहाँ किया? 14 फरवरी 1930 को साबरमती में की बैठक में किया। 14 फरवरी 1930 को साबरमती की बैठक में। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा कब प्रारंभ की? डेट है 12 मार्च 1930 को। कोई दिक्कत? कितने? अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ की थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक? नौसारी जिले तक की। कुल कितनी यात्रा की? 240 मील की यात्रा की। ठीक है, अब कितने दिन की यात्रा की? 24 दिन की यात्रा की। मतलब इसका एक मतलब और समझिए, गांधी जी ध्यान से सोचें तो 24 दिन में 240, तो मतलब गांधी जी डेली 10 मील की यात्रा करते थे। तो इस आंदोलन में गांधी के साथ महिला भी जुड़ी, उच्च वर्ग भी जुड़ा, तो इसलिए आंदोलन काफ़ी सक्सेस रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की? किस आदर्श वाक्य? अंत तक लड़ो जब तक जीत ना मिल जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ आंदोलनकारी किस गीत या भजन का गायन करते थे? किसका? रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, अब आपसे पूछता है रघुपति राजा राम के रचनाकार कौन था या लेखक कौन थे? इसको नोट कर लेना इन चीज़ों को। विष्णु दिगंबर पलुक्स ने लिखा। तो आप कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, है ना? तो ऐसे का हम गाने को सुनते रहते हैं, तो इनका लेखक को याद कर ले, विष्णु दिगंबर। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान किस नदी को पार किया था? ये क्वेश्चन IAS में आ चुका है और किसी को पता नहीं होगा, नहीं पता तो नोट कर लेना। माही नदी को पार किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो IAS में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे हैं लगते हैं लेकिन आते बड़े हैं। अब चलिए नेक्स्ट, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले मुझे पत्थर मिले? तो किस सवर्णवज्ञ आंदोलन में? अगर ये 4 आंदोलन दे दिया जाए तो उस समय आपसे पूछे तो उस समय आप भूल जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है आपको पता होना चाहिए। तो मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी किसमें? सवर्णवज्ञ आंदोलन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांडी यात्रा की समाप्ति फलस्वरूप किसने कहा शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ? महात्मा गांधी जी ने कहा था। कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में किसने कहा? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मसूरनी के रोम मार्च से की जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने की है दांडी मार्च यात्रा। अब आपको देखिए बताता हूँ क्वेश्चन, गांधी की दांडी मार्च की यात्रा की तुलना किसने की है और किससे की है? हजरत मूसा एवं उनके यहूदियों के देश त्याग की यात्रा से की है। और किसने की? प्रफुल्ल चंद्र राय ने की है। क्वेश्चन को नोट कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दांडी यात्रा के समय गांधी ने किस विदेशी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर को। किसको? वेब मिलर को ठहराया था। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान संदेह की दृष्टि से किस पत्रकार ने कहा इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत नहीं बची? किसके ने? टाइम पत्रिका नामक समाचार पत्र में ये संदेश दिया था। लगा व्यक्ति शरीर के माध्यम लेकर शरीर लाठी लेकर देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। किसने महात्मा गांधी को एक ऐसा साधु और राजनेता कहा जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? टाइम पत्रिका में कहा गया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो IAS PCS में आ चुके हैं इसलिए मैंने उनको नोट कराया है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा आने वाली पीढ़ी शायद ये विश्वास करेगी कि कभी हाड़ मास का यह पुतला पृथ्वी पर भी चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने गांधी जी की प्रशंसा की है। गांधी जी द्वारा सवर्णवज्ञ आंदोलन के कार्यक्रमों को देखना, ध्यान से और समझना, विस्तार से लिख लेना उन्होंने। देखिए आंदोलन के कार्यक्रम: नमक कानून का उल्लंघन करना, दूसरा शराब व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना, तीसरा भूराजस्व व करों की अदाई पर रोक लगाना, मतलब अदाई ना करना, वकील प्रैक्टिस छोड़ दें, जनता याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालय का बहिष्कार कर सकती है, लोगों द्वारा अदालतों, सरकारी स्कूल व कॉलेजों व सरकारी समारोह का बहिष्कार करें, आठवां हर घर में चरखा काटें व सूत बनाएं, नौवां स्थानीय नेता गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखें, हिंसा ना करें, अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दें। इस प्रकार गांधी जी के आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने दांडी मार्च में या दांडी यात्रा में अवैध रूप से नमक कानून बनाकर कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को। अब चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को कब गिरफ्तार किया गया? कब गिरफ्तार किया गया? 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया। अब नेहरू ने आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर किया था? इलाहाबाद में किया। कहाँ पर? इलाहाबाद में। अब गांधी जी नेहरू को कहाँ पर रखा गया? जेल में गिरफ्तार करने के बाद कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भी किस जेल में? ये क्वेश्चन आ चुका है। इलाहाबाद में नैनी जेल में नेहरू को गिरफ्तार करके रखा गया। कब? सवर्णवज्ञ आंदोलन के दौरान। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए गांधी जी के अनुयायी आचार्य हरिहर दास ने नमक सत्याग्रह किस स्थान पर चलाया? बालासोर में इचुरी नामक स्थान पर चलाया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंदोलन में तेजी लाने के लिए दर्शना बम्बई के नमकशाला पर नमक बनाकर कानून तोड़ने का नेतृत्व गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्बास तैयब जी ने आपसे पूछा था गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? डेट याद रखना, 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? यरबदा जेल में रखा गया। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नमक दर्शना नामक
कारखाने पर धावा बोला। कब बोला? 21 मई 1930 को। डेट आता है 21 मई 1930 को। ये दर्शना कहाँ पर है आपको पता है। अब आपको याद रखना है नेहरू सरोजिनी नायडू के साथ किसने दिया था? इमाम अली, जो अफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी या दोस्त थे। दूसरे मणिलाल गांधी के बेटे ने ये दिया था। अब इस नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ताओं की एक भीड़ ने दशहरा नामक की तरफ जब नेतृत्व बढ़ाया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और जिन्हें पीट के कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन आंदोलन बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिसंबर 1930 को सबने आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने किस प्रांत में ना लगान ना टैक्स अभियान चलाया? किस प्रांत में? संयुक्त प्रांत, मतलब उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन चलाया। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबने आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद छपरा बिहार के कैदियों ने कौन सा आंदोलन चलाया? नंगी आंदोलन, मतलब कपड़े उतार के वस्त्र उतार के चलाया था, नंगी आंदोलन। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबने आंदोलन के दौरान ग्रामीण जनता ने चौकीदार कर अदा करने से मना कर दिया। जो चौकीदार करते हैं किस में? कहाँ पर? पूरी बात में। अब आपसे पूछा पूरी बात में कहाँ? बेगूसराय जिला मुंगेर कहाँ? उस समय बंगाल में, अब बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्रपति राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के किस स्थान पर सबने आंदोलन का नेतृत्व किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रनापल्ली में से तंजौर तट तक। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केरल या मालाबार में सबने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? के केलप्पन ने किया। अब से पूछता है बालासोर या कटक या पुरी, जो पुरी उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का आंदोलन या सबने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोपीचंद ने किया। अब से पूछता है सिंध में सबने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सिंध में सबने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी गोविंदानंद ने किया। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तीसरा पूछता है आंध्र प्रदेश में सबने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोंडा वेंकटप्पय्या ने किया था। अब आपसे ये भी पूछता है कि आगरा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा में सभी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगरा वासी जो देखते हैं उनको ये नोट करना चाहिए। आगरा में किसने किया था? श्री कृष्ण पालीवाल ने किया था। किसका नेतृत्व? सबने आंदोलन का नेतृत्व। आपसे पूछता है बरेली या रायबरेली में सबने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया? कालका प्रसाद ने किया था। तो इस प्रकार एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन दे दिए हैं, लेकिन आगरा के व्यक्तियों को सबने आंदोलन के दौरान ये पता होना चाहिए आगरा में सबने आंदोलन की आग दौड़ी थी। किसने किया था? श्री कृष्ण पालीवाल ने किया था। आंध्र प्रदेश वेंकटप्पय्या ने किया था। तो इन सभी क्वेश्चन को नोट करिए। मेरा 100 क्वेश्चन से प्लस देना है, तो क्वेश्चन को समझिए और देखिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 1930 ईस्वी में पेशावर में शांति प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से किसने इनकार कर दिया? चंद्र सिंह गढ़वाली ने, और इसे पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मणिपुर में सबने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रोंगमई जदुनाथ ने किया था। अब इसके बाद इसका नेतृत्व किसने संभाला? वो देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर। 29 अगस्त 1929 को रोंगमई जदुनाथ को फांसी दे दी जाने के बाद फलस्वरूप नागा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी गेंडो नील ने किया था। इसको रानी की उपाधि किसने दी थी? आपसे पूछता है रानी गेंडो को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और ये कब जेल से कब रिहा हुई थी? 1947 को देश आज़ादी के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पश्चिमी प्रांत पेशावर में सबने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उस समय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने एक पत्रिका पख्तून नामक पत्रिका निकाली जिसमें आंदोलन के बारे में सबको जनता को संबोधित किया। अब सुनिए, आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो आपसे पूछा लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए, या मतलब कांग्रेस में शामिल हुए थे? इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये ऐसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल हुए। कोई डाउट तो मुझे पूछिए। आप चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच आयोजन किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था।
कहाँ पर हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? पूरे गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? 3 हुए थे। लंदन के सेंट पैलेस में हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता के समय कौन थे प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडॉनल्ड थे, जिनकी अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपको पता होना चाहिए कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरे में आपसे पूछता है 47, ऐसे तीसरे में पूछता है, तो तीनों को याद रख लेना और नोट कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारतीयों का दल किस जहाज़ से गया था? किस जहाज़ से? वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज़ से गया था। कहाँ गया था? इंग्लैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख हिंदू महासभा के सदस्य कौन कौन थे? तो SS मुंजे एवं MR जयकर थे। इन दोनों को व्यक्ति को नाम याद रखना। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सबको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर था, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में। और अम्बेडकर के अतिरिक्त किसने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था? किसने किया था? रेट्टा मलाई श्रीनिवासन ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। किसके अतिरिक्त? अम्बेडकर जी के अतिरिक्त भी 2 व्यक्तियों ने किया था। ये IAS में आ चुका है एग्जाम में, नोट कर लेना। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख सिखों के प्रतिनिधित्व के सदस्य के रूप में कौन गए थे? सरदार उज्जवल सिंह ने किया था। किसका? सरदार उज्जवल सिंह ने सिखों का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और मौलाना मोहम्मद जिन्ना, ये 2 व्यक्ति थे। अब आपसे पूछा ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधि KT पाल ने किया था। और महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राधाबाई सुब्बा रायण एवं बेगम जहां आरा शाहनवाज ने किया था। ये क्वेश्चन आप देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन पूछा राजस्थान के किन शासकों ने भाग लिया था? किन शासकों? 3 शासकों ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। बीकानेर के राजा गंगा सिंह, धौलपुर के राजा उदय भानु सिंह, 2 अलवर के राजा या शासक या महाराजा जय सिंह ने भाग लिया था। तो इस प्रकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कई भाग लिए थे। तो अम्बेडकर जी ने तो भाग लिया था, आपको पता है। अम्बेडकर, आपसे क्वेश्चन ये भी पता होना चाहिए कि अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा होगा मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। इसी की वजह से तो सांप्रदायिक समझौते के बाद ही, दूसरे सम्मेलन के बाद ही तो पुनः समझौता हुआ था। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, किसने गोलमेज सम्मेलन के बारे में कहा था कि कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों संबंधी कोई सम्मेलन वैसे ही है जैसे राम के बिना रामलीला या बिना दूल्हे के बारात। तो किसने कहा? प्रोफेसर बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। गांधी जी को बिना शर्त के कब छोड़ दिया गया? तो कब छोड़ दिया? 25 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया था गांधी जी को। तो जो क्वेश्चन नोट कर लेना, 25 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया बिना शर्त के। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। आपसे पूछता है 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते को किस नाम से जानता है? दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये आपको हो गया, दिमाग से अलग से समझ लेना। दूसरा क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। गांधी इरविन समझौता का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। किसने? हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौता किसके प्रयासों के माध्यम से संपन्न हो पाया था? तो किसके माध्यम से संपन्न? तेज बहादुर सप्रू एवं MR जयकर के माध्यम से गांधी इरविन समझौता संपन्न हो पाया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सुनिए, देखिए, गांधी इरविन समझौते को, गांधी इरविन को किसने 2 महात्मा कहा है? किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा है, दोनों को महात्मा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, गांधी इरविन समझौते में गांधी को सांत्वना पुरस्कार कहेगा किसने संबोधित किया? किसने? एलन कैम्पबेल जोन्स ने। एलन कैम्पबेल जोन्स ने कहा। अब समझिए, गांधी इरविन समझौते का सबसे कट्टर विरोध किसने किया था? यूसुफ अली मेयर ने किया था। ये बात आप समझ लीजिए, किसने किया था? यूसुफ अली मेयर ने किया था। अब एलन कैम्पबेल जोन्स ने अपनी किस पुस्तक में गांधी जी को सांत्वना पुरस्कार दिया, कहा है? तो किस पुस्तक में? मिशन विद
माउंटबेटन, आप याद रखना कैंपबेल की कौन सी पुस्तक है, मिशन विद माउंटबेटन में गांधी को सांत्वना पुरस्कार कहा है। अब हम चलेंगे गांधी द्वारा इनमें समझौते की शर्तें थी। गांधी शर्तें समझना और देखना, नोट कर लेना। अब देखते हैं, गांधी सरकार द्वारा सभी आदेशों को अपूर्ण अवयोग के मामले को वापस लिया जाए। पहली शर्त, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाए। हिंसात्मक कार्य में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। तीसरी बात, अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाए। चौथी, सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाए। छठी बात, अफीम, शराब एवं विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दी जाए। आठवीं, समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए। आपातकालीन आदेशों को वापस ले लिया जाए। इस प्रकार गांधी समझौते की शर्तें थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इरविन ने कौन शर्तें मानी और कौन शर्तें नहीं मानी। तो अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कौन शर्त अस्वीकार कर दी। अब देखिए, वायसराय ने गांधी जी की निम्न मांगें अस्वीकार कर दी। पहली मांग है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। ये मांग है। पुलिस की जातियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग वापस ले लिया है। ये मांग। नमक कानून उल्लंघन की मांग एवं बहिष्कार की मांग को वापस ले लिया जाए। कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि इस सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार विमर्श करते समय परिसंघ, भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय थोक के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अपर्याप्त मुद्दों पर विचार किया जाए। तो इस प्रकार दोनों बातों को लिख लेना, नोट कर लेना। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? तो 7 दिसंबर 1931 से 31 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में आपको पूछेगा कि कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तीनों में लिखना, कितने लोगों ने भाग लिया था? 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए? SS राजपुतना जहाज से गए। आपसे पूछता है गांधी जी के साथ कौन कौन से व्यक्ति गए थे। तो गांधी जी के साथ 29 अगस्त 1931 ईस्वी को गए लोगों के नाम लिखिए, नोट करके। महादेव देसाई 1, मदन मोहन मालवीय 2, घनश्याम दास बिरला 3, मीराबेन 4 और गांधी जी के पुत्र देवदास भी गए थे। कहाँ पर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब गांधी जी आपको पता हो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए थे तो कहाँ रुके थे? किंग्स हॉल में रुके थे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जिसको ध्यान से समझना, कुछ बातें इंपॉर्टेंट वाली। देखिए, बर्निंग पैलेस में गांधी जी की मुलाकात ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम से किसने कहा है? तो किसने कहा थे? भारत सचिव सैमुअल होल्ट ने। तो आपसे पूछता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत सचिव कौन थे? सैमुअल होल्ट थे। तो सैमुअल होल्ट ने जब ब्रिटिश सम्राट से गांधी जी की मुलाकात करे थे तो सम्राट ने गांधी जी से पूछा, महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? तो इस पर गांधी जी ने उत्तर देते हुए कहा, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का इंटरव्यू किस विदेशी पत्रकार ने लिया था? किस विदेशी पत्रकार ने लिया था? चार्ल्स पैटरसन ने लिया था। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राधा सुब्रमण्यन, आर्यन, बेगम शाहनवाज, सरोजिनी नायडू एवं एनी बेसेंट। यहाँ तक नोट कर ली। अब देखिए, जो नोट करने वाली बात है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग किसने की थी? ये वेरी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किसने की थी? राधाबाई सुब्रमण्यन ने की थी। किसकी मांग? महिलाओं के आरक्षण की मांग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अम्बेडकर जी किस जहाज से गए? SS कॉन्टेरोसे जहाज से गांधी जी गए थे। कहाँ गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के, और गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोलमेज सम्मेलन से लौटते समय गांधी जी की मुलाकात किस नेता से हुई थी? तो किस नेता? इटली के प्रधानमंत्री मुसोलिनी से हुई थी। अब आपको पता होगा कि आप गांधी जी की मुलाकात आपने किसी
चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा, जो बहुत कॉमेडियन थे। तो गांधी जी की मुलाकात चार्ली चैपलिन से कब हुई थी, ये भी एग्जामों में आ चुका है क्वेश्चन। कब हुई? 22 सितंबर 1931 ईस्वी को कैनिंग टाउन में हुई थी। और कैनिंग कहाँ पर है? लंदन में। मतलब इत्तेफाक उस समय चार्ली चैपलिन वहीं पर थे और गांधी जी की मुलाकात उनसे हुई थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ये किसने कहा था कि अर्धनग्न फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पैलेस की सीढ़ियों से चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था? किसने कहा? फ्रैंक मोर्स ने। फ्रैंक मोर्स ने ये खबर अपने अखबार में छापी थी। अब देखो, आपको मैं बताता हूँ कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फ़कीर भी कहा है। तो क्या आपसे पूछेगा, गांधी जी को देशद्रोही फ़कीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। आप दूसरी बात समझिए, 28 दिसंबर 1931 गांधी जी ने मुंबई वापस आने पर कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, पर जो ध्वज उन्हें सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं होना। वही बात थी, सांप्रदायिक समझौता, दलितों को अलग प्रतिनिधि देने के समझौते लेके, ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था, जिसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी ने सवर्णवर्गीय आंदोलन को फिर से प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया था? तो कब लिया था? 29 दिसंबर 1931 ईस्वी को लिया। अब सवर्णवर्गीय आंदोलन पुनः कब से प्रारंभ किया गया था, ये भी आपको पता नहीं। निर्णय तो लिया गया था 1 जनवरी 1932 ईस्वी को सवर्णवर्गीय आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय या प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था? 1 जनवरी 1932 ईस्वी को सवर्णवर्गीय आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया, लेकिन जल्दी से ही समाप्त हो जाता है क्योंकि लोगों को उत्साह नहीं था इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सवर्णवर्गीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हकीम अजमल खान ने किया था। अब देखिए, याद रखिए, सवर्णवर्गीय आंदोलन में लोगों के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने सवर्णवर्गीय आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया। भाई, जब लोगों में उत्साह नहीं है, क्योंकि बार बार आंदोलन करते, बार बार स्थगित करने के बाद जनता भाई कितना समय चाहिए, तो ये आंदोलन वहीं पर स्थगित कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, सवर्णवर्गीय आंदोलन वापस लेने पर किसने कहा चलो अच्छा हुआ आंदोलन वापस ले लिया, एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा? किसने कहा था? हकीम अजमल खान ने कहा था। कोई उत्साह नहीं था लोगों के प्रति, जागरूकता तो थी लेकिन लोगों में जो उत्साह था वो ख़त्म हो चुका था। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के बारे में अपनी बहन को लिखे एक निजी खत या पत्र में, चिट्ठी में किसने कहा अगर गांधी जी ना होते तो ये दुनिया बाकी बहुत खूबसूरत होती? तो किसने कहा? वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने। किस समय? इस समय जब सवर्णवर्गीय आंदोलन दूसरे चरण पर था। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो कब से? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी के बीच हुआ था। कौन? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लिखिए, ये 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी नोट करते आइए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और अम्बेडकर जी। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। तो आप अपनी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।